कैसा भी रंग ढंग, हर घड़ी जीने की नई उमंग। जिस किसी के दिल में सुबह शाम हो, दुनिया उसी के संग है। ये प्यारी दुनिया, ये प्यारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया, ये सारी दुनिया हमारी दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले नाज़रीन, जैसे कि बाखबर हैं कि दुनिया न्यूज़ को आज 13 बरस हो चुके हैं। तेज़ तरीन, बेहतरीन और सबसे पहले की रिवायत का अमीन दुनिया टीवी आपके एतमाद, आपकी मोहब्बत और आपके फ़ीडबैक की वजह से आज 13 बरस का हुआ है। और शामी साहब, ये नाज़रीन के एतमाद की इससे बड़ी मिसाल कोई देखने को नहीं मिलती। 13 बरस हो चुके हैं दुनिया टीवी को क़याम को अमल में आए हुए। तो हमारा प्रोग्राम जो है ये कितने साल का हो गया? ये मुझे तो आपके साथ प्रोग्राम करने के शर्फ जो है वो 2015 में मिला था, लेकिन उससे पहले हबीब अकरम साहब आपके साथ बैठा करते थे। बहरहाल दुनिया न्यूज़ को उसकी सालगिरह मुबारक, उसकी इंतज़ामिया को, मियाँ अमर महमूद साहब को और नवीद काशिफ साहब को और कारकुनों को, हमारी अपनी टीम को और तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको, कि दुनिया न्यूज़ ने संजीदगी का और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, मुसलसल बड़ी बैलेंस अप्रोच रखी और एक तवाज़ुन के साथ अपनी बात की है और हक़ाइक़ जो हैं उन पर कोई समझौता नहीं किया। तो एक हमारे मीडिया का जो आसमान है उस पर एक दुनिया जो है नई दुनिया बसा दी है। तो हम 13 बरस की हो चुकी है। ये सब मुबारकबाद पेश करते हैं इनके तमाम मुतल्लिक़ीन को भी और अपने आप को भी। बिल्कुल ठीक सर। 2 से 3 अहम मौज़ूआत हैं। एक तो जो EVM मशीनों का मामला, उस पर फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि अगर EVM के ज़रिए इंतखाबात ना हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन की फ़ंडिंग रोकी जा सकती है। शेख रशीद साहब ने भी आज इस मौजू पर इज़हार ख़याल किया है। आज इलेक्शन कमीशन में भी अहम इजलास था जिसमें 3 जो कमेटियाँ बनाई गई थी EVM मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के राइट देने के हवाले से, उनकी भी इन कैमरा ब्रीफिंग थी ECP के हुकाम को। वहाँ भी खबर ये मिली कि ECP ने इस मामले पर काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत दी है। लेकिन अहम खबर पंजाब से है। पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं मार्च में अगले साल, तो वो इंतखाबात EVM मशीनों के ज़रिए कराए जाएंगे। जो लोकल बॉडीज़ एक्ट है पंजाब का, उसमें एक शिक शामिल की जाएगी ताकि EVM मशीनों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इस पर दूसरी अहम खबर यह है कि जो अहम इत्तेहादी है पंजाब में, वफाक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ लीग, उनको वफाक में और पंजाब में इस मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दही नुमाइंदगी को ज़्यादा देखना चाहते हैं। इस मुसव्वदे में डेडलॉक वहाँ पर बरकरार है। तो ये है ताज़ा खबर पंजाब सरकार से और EVM के हवाले से। नहीं, ये जो इंतखाबात हैं बल्दियाती, ये मार्च में होने हैं। जी, ये होने तो ज़ाहिर बात है, जब बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे 120 दिन के अंदर होने थे ना ऐलान के मुताबिक। तो बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इस साल और उसके बाद की मार्च की तारीख दी गई है ना। तो ये जो मशीनी वोटिंग है वो इतनी जल्दी मुमकिन हो सकेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा कि मशीनें जो हैं वो हासिल की जा सकेंगी पूरे पंजाब में। और अगर पंजाब में ये होते हैं तो फिर दूसरे सूबों में क्यों नहीं होंगे? और ये मशीनें हासिल होंगी, लोग इस पर ट्रेन हो जाएंगे। और ये तो हो सकता था कि आजमाइशी तौर पर चंद हलकों में, चंद शहरों में इसका तजर्बा किया जाए, किया भी गया। लेकिन ये इंतखाबात के हंगाम कुछ इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है, मेरा ख्याल तो ये है कि मुमकिन नहीं होगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है उसको फैसला करना होगा। अगरचे फवाद चौधरी साहब ने ये धमकी दी है, मैं सुनाता हूँ मोदी और शेख साहब का बयान भी, हम उनके फंड रोक सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक धमकी है, इस पर अमल नहीं हो सकेगा। सुनिए ज़रा फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। शामी साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं, पहले वो देखिए। जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो
एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। लिहाजा हमने एक कमेटी जो है वो बनाई है, लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन भी अपनी जो है वो बनाएगी, वो देगी। तो शामिल साहब यहाँ पे दो नुक्ते आ गए ना, एक ये कि फंडिंग रोकना मुमकिन होगा गवर्नमेंट के लिए, और दूसरा ये कि इतनी जल्दी ईवीएम मशीनें पूरे मुल्क में और बिलखुसूस पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में चालू करना मुमकिन होगा। आम इंतखाबात में तो अभी 2 साल का अरसा बाकी है, तो उसमें तो बहुत कुछ पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के हैं वो तो सर पे खड़े हैं, तो इसलिए वो ये 3 महीने में या 4 महीने में कैसे मुमकिन होगा कि ये सारे इंतजामात किए जाएं। मेरा ख्याल है कि ये अगर इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात कराने का इरादा नहीं है। यानी एक पंजाबी का मुहावरा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मफहूम बयान कर, मफहूम ये है कि अगर मन जो है ना वो कुछ यानी अंदर से काला हो, बेईमान हो, काला हो, तो फिर हुज्जतें जो हैं वो बहुत सारी तलाश की जा सकती हैं। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी एक मुलाकात हुई थी, आप भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, तो बल्दियाती इंतखाबात पर उनसे सवाल भी पूछा गया था चंद महीने पहले, तो उन्होंने कहा था मैं तो रोज़े अव्वल से इस चीज़ का कायल था कि फ़ौरी करवा दिए जाएँ। वज़रा और जो मुशीर हैं और जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं वो मुझे बार बार रोकते रहे कि अभी वक्त नहीं आया। वो तो चाहते थे हो जाए। अभी तो ये भी है कि पंजाब में जो कानून बनाया जा रहा है उसमें तो तमाम जो शहर हैं उसमें बराह रास्त इलेक्शन होगा मेयर्स का। तो अब यानी देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा सर होता है। और काफली को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन काफली के तहफ़्फ़ुज़ात की बात अलग है। एक पहली बात तो ये है कि फ़ंड रोक नहीं सकेगी हुकूमत, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ में खलल नहीं डाल सकती हुकूमत। ये मामला फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या सड़कों पे जाएगा और यानी एक धमा चौकड़ी मचेगी। और मेरा ख्याल हुकूमत जो है वो धमा चौकड़ी मचाने में ज़्यादा संजीदा नज़र आती है, कोई काम करने से ज़्यादा। अहमद बिलाल महबूब साहब की राय भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन लियाकत अंसारी साहब को हमने इंगेज किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर से दुनिया न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। काफ लीग को जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो डेडलॉक की वो खबर दे रहे हैं, वो जानना मैं चाह रहा हूँ। चलिए अंसारी साहब फरमाइएगा, काफ लीग को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती मुसवदा कानून से, और डेडलॉक कहाँ बरकरार है? जी देखिए, जो नए बल्दियाती निज़ाम का एक्ट है इसके हवाले से परेशानी हुकूमत को ये थी कि अब ये ऑर्डिनेंस जो एक्ट है ये काबीना से पास हो चुका है, लेकिन इसे ऑर्डिनेंस की शक्ल में हुकूमत पंजाब फौरी नाफिज करना चाहती थी। लेकिन हुआ ये कि गवर्नर पंजाब से मोहम्मद सरवर अब बैरून मुल्क चले गए, जिनकी 10 दिसंबर को वापसी है। तो इस दौरान कायम गवर्नर पंजाब से परवेज लाई थे, इसलिए वो ऑर्डिनेंस परवेज लाई साहब के पास आया तो वहीं पर रुका हुआ है। उन्होंने बुनियादी तौर पर 2-3 एतराजात किए हैं। एक तो वो चाहते हैं कि देही इलाकों की नुमाइंदगी जो है वो लोकल बॉडीज एक्ट में ज्यादा की जाए, क्योंकि जो अगर अर्बन टीएस देखे जाएं तो नेबरहुड काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनमें टीएस ज्यादा है। उधर देखा जाए तो देही सतह पर विलेज काउंसिल और उसके बाद सिर्फ जिला काउंसिल का टीयर है। तो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग ये चाहती है कि वहां पर तहसील काउंसिल का भी निजाम लाया जाए, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं वो नहीं, और टाउन कमेटीज नहीं होनी चाहिए। सेमी अर्बन जो है वो नुमाइंदगी ज्यादा हो रही है और अर्बन नुमाइंदगी भी ज्यादा है, लेकिन देही नुमाइंदगी जो है इस लोकल बॉडीज एक्ट में कम है। दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो मेयर और जिला काउंसिल का चेयरमैन है उसके लिए कोई तालीमी शर्त जो है वो कम अज कम की हो। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने वेबसाइट के साथ 2 दफा राब्ता किया है। सेक्रेटरी बल्दियात जो है नूरुल अमीन मेंगल, उन्होंने ब्रीफिंग दी, मुलाकात की, तो उसमें ये तजवीज का अल्टरनेट ये सोचा गया कि जो तहसील काउंसिल्स हैं उनको तो शायद ना लाया जा सके, लेकिन तहसील काउंसिल की जिला काउंसिल में नुमाइंदगी करने के लिए ये जरूरी करार दे दिया जाएगा एक्ट में कि जितनी तहसीलें एक जिले में होंगी उतने वाइस चेयरमैन की निश्चितें रखकर उनको जिला काउंसिल में नुमाइंदगी दे दी जाएगी और तहसील काउंसिल को इस तरह एडजस्ट किया जाएगा वाइस चेयरमैन की सीट देकर।
और जहां तक तालीमी शर्त की बात है तो वो चाहते हैं कि ये तो नहीं हो सकती हुकूमत पंजाब की, ये बुनियादी तौर पर ये शायद कल को कोर्ट से भी जो है वो ना इसके खिलाफ कोई चला जाए तो ये नहीं होगी। जब अरकान असम्बली के लिए ऐसी शर्त नहीं तो फिर मेयर और जिला काउंसिल के लिए क्यों? तो उसमें ये तजवीज़ है कि इसमें ऐसी पाबंदी ना लगाई जाए, लेकिन तरजीहन करार दे दिया जाए कि ऐसे के या इसके बराबर तालीम रखने वाले को तरजीह दी जाएगी इस नशिस्त पर। तो इस तरह करना चाहिए, लेकिन इस पे बातचीत नहीं हो सकी, जो कामयाब नहीं हो सकी। आज वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदारत की एक मुशावरत हुई और उसके बाद की शाम 4 बजे जो है वो वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से और पंजाब से दोनों जमातों की टॉप लीडरशिप जिनमें शामिल कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, मोनस लाई, तारकी चीमा और पंजाब से वज़ीर बल्दियात शामिल हुए। तो वहां भी मुस्लिम काफ ने ये शिद्दत के साथ मामला उठाया कि देही नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए। तो उसके बाद जो है वो मुस्लिम काफ इस बिल को सपोर्ट करेगी। अगर इसको देही नुमाइंदगी नहीं बढ़ाई जाती तो फिर इसको वो किसी भी सतह पर असेंबली में जब बिल पास होना है तो उस मरहले पर भी और ऑर्डिनेंस के मामले पर भी जाहिर है कोई फैसला इस पे दस्तखत नहीं करेंगे। इसमें हुकूमत पंजाब ने ये किया कि इलेक्शन कमीशन से रिव्यू करके कुछ और वक्त दरकार मांगा है ताकि उस दौरान गवर्नर पंजाब जो है वो बैरून मुल्क से वापस आ जाए तो वो ऑर्डिनेंस पे साइन कर दें तो इन्हें कुछ माह की मोहलत मिल जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर ये मामला असेंबली में आना है तो इसलिए मुस्लिम कायदे-ए-आज़म बहरहाल इस बिल पर इनका इसी शक्ल में साथ देने के लिए तैयार नहीं और देही इलाकों की नुमाइंदगी को बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी साहब। तो शामी साहब ये ईवीएम मशीनों की शिक की मंजूरी तो बाद की बात, यहाँ तो पहले काफिले जो सबसे अहम इत्तेहादी है वो नहीं मान रही, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है। अभी तो ये जो मसवदा आ रहा है इसमें बिल्कुल एक जो पुराना सिस्टम है ना उसको तहबाला कर दिया गया है। जी जी जी। और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, वो इसके हक में नहीं थे। उनका ख्याल ये था कि यूनियन कौंसल, तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह पर जो इंतज़ामात हैं और जो बरसों से चले आ रहे हैं, लोग जिनके आदी हो चुके हैं, उस ढांचे को ना छेड़ा जाए। लेकिन ना ये तो जाहिर है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वही फैसला करेगी। लेकिन अब 3 साल गुजर गए हैं और अभी कानून जो है वो हतमी शक्ल उसको नहीं दी जा सकी। इसी तरह आप कराची में जाएं, सिंध में, तो वहाँ भी एक कानून बल्दियाती अदारों के हवाले से अब मंजूर किया गया है जिस पर अपोजिशन वहाँ एहतजाज कर रही है। और उसको असद उमर साहब ने तो बड़ी एक शोला यानी सिफ्ती का मुजाहरा किया है और शोले आग उगली है और कहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। पीएसपी जो है वो उसके खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर चुकी है। मुस्तफा कमाल साहब उनको पर आ गए इस मामले पर। वो कहते हैं कि ये जो आइन की जो रूह है ना कि निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं, ये मसवदा उनका जो कानून उन्होंने बनाया है वो उसको उसके मुताबिक पूरा नहीं उतरता। हुकूमत ने इख्तियार अपने पास रखे हैं और बल्दियाती अदारे जो हैं उनके पास कुछ नहीं जवाब फराहम करते हैं असद उमर साहब। और यहाँ भी का जो बल्दियाती और यहाँ भी जो अभी कानून जो है तो नतीजा मुझे ऐसे मालूम होता है कि जितना आगे धकेल सकते हैं, जितना आप लैतो लाल कर सकते हैं उतना करते चले जाएं। पहले तो बल्दियाती अदारे तोड़ दिए गए, वो मुकदमा लड़ना पड़ा, 2 साल तो मुकदमा लड़ते रहे, फिर कई माह तक तो वो अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब बहाल हुए हैं तो बहाल होते ही जाहिर है कि ख़त्म होने की घड़ी आ गई है। तो अब ये है कि नया निज़ाम कब आएगा, कैसे आएगा। अब नया जो है एक लुच वो फ्राई कर दिया गया है कि अब हम मशीनी वोटिंग कराएंगे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंतखाबी अमल पर पाकिस्तान में नज़र रखते हैं, पिलडैट के सरबराह हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखिए कि शेख रशीद साहब आज क्या फरमा रहे थे ईवीएम मशीन्स के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की अहमियत क्या है पीटीआई के लिए, वो खुद फरमा रहे हैं, देखिए। अब वोटिंग का कानून बन गया कि वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे। इस पर अब जो बहस की जा रही है, अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है। पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज़ वोटिंग पे होगा और सारे पाकिस्तान में कमोबेश 80 हलके ऐसे होंगे। बाज़ हलकों में 40-40 और 50 हज़ार वोट जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं। और जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पीटीआई को पड़ेंगे ये फिर कहेंगे दाखिली हो गई है। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना।
महबूब साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको नुक्ता नज़र में। शामी साहब का नुक्ता नज़र आपने सुन लिया, शेख रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने देख लिया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात EVM के ज़रिए कराना चाहती है और शेख साहब पूरे मुल्क के इंतखाबात EVM के ज़रिए कराने के फ़वाइद गिनवा रहे हैं। मुमकिन हो पाएगा? देखें, पूरे मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं EVM के जरिए, वो तो मुझे मशकूक लगते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसी मुल्क में आज तक ये नहीं हुआ कि एक ही किस्त में पूरे मुल्क के अंदर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर EVM को डिप्लॉय किया जा सके। ये इतनी बड़ी तादाद में कहीं मुमकिन नहीं हुआ और हमारे यहाँ भी शायद ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ हिस्सों में शायद ही हो जाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शायद ही हो जाए, और मेरे ख्याल उसको भी गनीमत समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से मराहल हैं जो इलेक्शन कमीशन को तय करने हैं। अभी तो टेंडर ही नहीं हुआ, अभी स्पेसिफिकेशन सेट होंगी, फिर टेंडर फ्लोट होगा, फिर टेंडर आएगा, उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर स्क्रूटनी होगी तो ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, फिर वो आएंगे, फिर उनको टेस्ट किया जाएगा। तो इतने मरहले हैं, उसमें मेरे ख्याल में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। और इलेक्शन के लॉ में भी ये लिखा हुआ है, जब नया लॉ पास हुआ है ना, वो फर्क है उस कानून से जो कौमी असम्बली में पास हुआ था। उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ वोट। तो अब इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनाना है कि वो सिक्योरिटी और जो उसकी सीक्रेसी है, वो अगर कहीं उनको लगेगा मशकूक है तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है सवाल उठा सकते हैं। बिलाल साहब, ये तो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आम इंतखाबात की। अभी तो कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। पंजाब हुकूमत कह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात जो मार्च में होने हैं वो उनको EVM के जरिए कराए जाएं। जी, लेकिन उन्होंने शायद वो कानून नहीं पढ़ा। कानून के जो अल्फाज हैं उसमें तो सिर्फ लिखा ही जनरल इलेक्शन का हुआ है और कोई इलेक्शन लिखा ही नहीं हुआ उस पर। ना तो ये बाई इलेक्शन में यूज हो सकते हैं, ना ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में यूज हो सकते हैं, क्योंकि कानून के अल्फाज ही जनरल इलेक्शन के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पंजाब हुकूमत अगर कोई कानून बना ले तो इलेक्शन कमीशन उसको मानने का पाबंद नहीं है। पंजाब हुकूमत का कानून या पंजाब का कानून इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकता कि उसे फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल, और बल्कि ये तो पार्लियामेंट का कानून है जो वफाकी सतह पे बनेगा, वो इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग होगा और उसमें जनरल इलेक्शन लिखा हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने क्यों जनरल इलेक्शन लिखा, लेकिन बहरहाल ये लिखा हुआ है। तो अब उसके अंदर ना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, ना वो कोई बाई इलेक्शन हो सकते हैं जिसके अंदर ये उसमें तरमीम कर दे। इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत के जो वजीर कानून है, वजीर बल्दियात हैं, उन्होंने उसे पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की। मेरे ख्याल में शायद उनकी तो ध्यान इधर नहीं गया। और ये ऐसी बात है कि अगर वो कल पंजाब हुकूमत कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून पास कर दे या हाई कोर्ट के बारे में कानून पास कर दे कि उनको इनकी हदायत के मुताबिक चलना है, उसी तरह से ये इलेक्शन कमीशन को अपने दाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और जैसे मैं अभी सुन रहा था, आप कह रहे थे ना कि कई मुख्तलिफ तरीकों से ये मकामी हुकूमत के इलेक्शंस को किसी न किसी तरीके से जरा डेफर करने या इसको मुलतवी करने या इसके बारे में उम्मीद में निकालने की कोशिश में है। कोई भी सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमत के इलेक्शन करवाने के लिए को बहुत खुशदिली से आमादा नहीं है। अब तो देखिए, ये मेयर का इंतखाब कहते हैं बराह रास्त होगा, जमाती बुनियादों पर होगा। तो ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू होती है हमारी बरसरे इख्तदार जमात के रहनुमाओं से, तो वो इस पर सटपटाए हुए हैं कि ये तो जनाब पहले बिलवास्ता इंतखाब होता था और बहुत कुछ इम्कान होता था मनोवरिंग का, तो ये तो बड़ी सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। ये सिर्फ मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का मेरे ख्याल है ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश है। मेरे ख्याल में तो मेयर का इलेक्शन बड़ा रास्त होना चाहिए, उसके जरिए से ही मकामी हुकूमतें मजबूत हो सकती हैं। जो लोग 50, 100, 200, 300 लोगों के वोट लेके मेयर बनता है, उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अब ये 50 लाख लोगों का जो नुमाइंदा होगा, उसको इस तरह से मार्जिनलाइज करना मुमकिन नहीं होगा। तो फिर तो फंडिंग वाले मामले पे भी सर, फिर तो बिलाल साहब
फिर तो वजीर आजम का इलेक्शन भी बराह रास्त हो सकता है। फिर सदारती निज़ाम ले आए सर आप। नहीं, वजीर आजम को बराह रास्त चुन लिया जाए तो इमरान खान साहब को तो ये बात भी बड़ी पसंद आएगी। फिर तो ये बड़ी ही बहुत उम्दा तजवीज़ है उनके लिए। तो नहीं, उम्दा हो लेकिन तजवीज़ तो है। अगर लोकल गवर्नमेंट का आप लॉ पढ़ें तो आपको लगता यूं ही है कि जैसे सदारती निजाम की तरफ पेशकदमी है, तो आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अच्छा, वो फंडिंग रोकने वाला जो मामला है उसमें फवाद चौधरी साहब की ये राय है कि इलेक्शन कमीशन के लिए अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन EVM पर कराना लाजिम है, और अगर नहीं होते तो गवर्नमेंट उनको फंड नहीं कर सकेगी क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर इंतखाबात को मानता है। ये पॉसिबल होगा? देखिए, ये तो पहली बात तो जैसे अर्ज किया तो ज़िमनी इंतखाबात की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। कानून में तो लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन। अब अभी मजा ये है कि 17 नवंबर को कानून पास हुआ है और अभी तक ये कौमी असम्बली के वेबसाइट के ऊपर ये कवानीन अभी तक नहीं आए, तो आपको पूरा उसका टेक्स्ट पता ही नहीं है। तो अगर आपको पूरा टेक्स्ट जो हमने हासिल किया है उसके अंदर तो जनरल इलेक्शन के अल्फाज लिखे हुए हैं। सही। ज़मीनी इंतखाबात कैसे होंगे? और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की फंडिंग जो है इसको तो इतनी सैंक्टिटी हासिल है कि इसके ऊपर तो असेंबली के अंदर पार्लियामेंट में जब जो भी बजट पेश होता है इस पर डिस्कशन बेशक कर रहे हैं, इसके अंदर ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, उसके ऊपर वोटिंग भी नहीं हो सकती। ये तो ऐसी बात है जैसे आप कहें कि कल हम जजों की तनख्वाहें रोक लेंगे या कहें कि कल जर्नलों की तनख्वाहें रोक लेंगे, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के पैसे रोक लेंगे। जैसे सेनेट के पैसे रोक लेंगे कि अगर उसने कानून पास न किया तो। ठीक। कौमी असेंबली के पैसे कायदे इसमें इख्तिलाफ की तनख्वाह रोक लेंगे, फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। ये तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो महबूब जो हैं कायदीन ये बयान जारी करने के शौकीन हैं ना, इनको को पसंद यानी ये देखते हैं कि बयान में क्या लिखा हुआ है और ना देखते हैं आइन में क्या लिखा हुआ है और ना देखते हैं कानून में क्या लिखा। फिलहाल तो हमें जो महबूब दस्तयाब थे वो अहमद बिलाल महबूब थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। इस पे बहस आने वाले प्रोग्रामों में होती रहेगी। सर, एक बड़ा अहम मौजू रह गया, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया TV की क्योंकि 13वीं एनिवर्सरी है तो उस पर अभी मैसेज आया हमें जी, यासीन जोया साहब का, आप ऑनररी कौंसल जनरल श्रीलंका लाहौर में पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में पाकिस्तान के जो ऑनररी यासीन जोया साहब उन्होंने मुबारकबाद दी है 13वीं एनिवर्सरी पे दुनिया TV की। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, अहम तरीन मौजू एक और रह गया, कैंटोनमेंट ज़मीन, उसका इस्तेमाल और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं। डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं कि अगर मशीनी वोटिंग नहीं हो सकती तो फिर बायोमेट्रिक वो करा ले। ओ भाई, वो तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। यानी अभी EVM की जो ABC है घिसे हुए वो तय नहीं हो पा रही, और डॉक्टर साहब जो हमें तजवीज़ दे रहे हैं कि वो बायोमेट्रिक अंगूठे घिसे हुए हैं बड़ी आबादी के, आपको पता है मशक्कत कर करके। यहाँ तो बायोमेट्रिक जहाँ पे हाजिरी के लिए कुछ इदारों में लगाई गई है, वहाँ क्या घपला हुआ है, वो स्टोरी भी किसी और दिन डॉक्टर साहब को हम सुनाएंगे। कैंटोनमेंट की जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल, उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हक़ाइक़ हैं क्या, ये ज़मीन कैसे कब इस्तेमाल और क्यों होती है, इस पर हम जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की राय जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, एक बड़ा अहम मामला था कल, उस पर तफसील से बात नहीं हो सकी थी। जो गुलाम यासीन साहब हैं तहरीक लब्बैक के जी, उन्होंने तहरीक लब्बैक की तरफ से और अपनी तरफ से अपनी मुबारकबाद का पैगाम भेजा है दुनिया TV की एनिवर्सरी की। शुक्रिया सर। कल एक बड़ा अहम मौजू रह गया था, वक्त की कमी थी, जो सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क्स आए जो कंटोनमेंट की ज़मीन के मामले पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट उन्होंने मुस्तरद की कि कंटोनमेंट ज़मीन दिफा के लिए इस्तेमाल ना हो तो हुकूमत को वापस होनी चाहिए। तो जो कंटोनमेंट की ज़मीनें होती हैं ये किस मकसद के लिए होती हैं, इस पे कैसे कारोबारी जो सिलसिला वो शुरू होता है, हक़ाइक़ सामने रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये ज़ेर समात मामला है और जाहिर है कि ज़ेर समात मामले के बारे में हम कोई राय ज़नी नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन कुछ समझने के लिए हाँ कि ये मामला है क्या। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि हम इस पर कुछ गुफ्तगू करें जी। और कौन हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो सारे इन मामला से वाकिफ हैं, तो वो हमारी रहनुमाई करें कि ये मसला है क्या। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये बताइए ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, ये मामला है क्या, यानी कंटोनमेंट की ज़मीनें जो हैं वो किस तरह कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कोई आप इसमें रहनुमाई फरमाएंगे।
जी कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, एक तो एक बाकायदा महकमा है वजारत दिफा के नीचे, इंटोनमेंट, जो सारे मिलिट्री लैंड्स की उनके अंडर कमांड है और वो सारा उसकी देखभाल करते हैं। फिर मिलिट्री लैंड्स जो हैं ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। जन साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दोबारा आपसे बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये मकसद तो यही है कि समझा जा सके ना कि मामला है क्या। यानी ये ज़मीनें किस नौइयत की हैं, किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर इनका मकसद जो है ये तब्दील किया जाता है तो फिर क्या कौन इसकी इजाज़त देता है? कोई आया ये जो फौजी हुकाम है अपने तौर पर फैसला कर लेते हैं या वजारत दफा में इसका कोई एहतमाम है? ये सारी बातें जो है ये इसमें समझने की है। बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। जनरल साहब से रब्ता होता है तो उनसे दोबारा हम बात करते हैं। सर, मंडी बहाउद्दीन का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उस पर तो एक मैं तफसीली पूरा चंक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुख्तसर ये कि वहाँ प्राइस मजिस्ट्रेट और ज़िले इंतज़ामी और वहाँ की जो मुकामी बार है वो आमने सामने है। तो सर, ये मंडी बहाउद्दीन में देखिए ना क्या हुआ है। मंडी बहाउद्दीन में प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करा दिया, उनको सजा दी। उस पर वो हाई कोर्ट में चले गए और वहां से उनकी रिहाई मुमकिन हुई। अब वकीलों ने हल्ला बोल दिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पर। फुटेज हम चला रहे हैं, यही बात है। बिल्कुल। अब ये जो देखे ना, जो इनके लीडर हैं, पहले तो ये बताइए कि डिप्टी कमिश्नर के ये नुमाइंदे हैं, एक कानून की अदालत है। तबादले हुए हैं, सजा नहीं हुई। नहीं, जो भी कानून की अदालत में एक मामला है, सेशन कोर्ट ने एक फैसला किया, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए, यही तरीका जाने का। और ये जो वकला है, इनको ये हक किसने दिया है? जब तक इनको कड़ी सजाएं नहीं मिलेंगी ना, उस वक्त तक ये बाज नहीं आएंगे। ये अब हो गए हैं जिस तरह मजदूर यूनियनें होती हैं, उस तरह ये वकला यूनियंस बन गई हैं। बिल्कुल। और जो वकील रहनुमा है उनको भी जरा गौर करना चाहिए, को खुदा खौफी करनी चाहिए, कोई जायजा लेना चाहिए वो किस तरह मजाक बना रहे हैं, कानून का भी, अपना भी और अदालतों का। मजिस्ट्रेट साहब को उनके चैम्बर से निकाल कर उनकी गाड़ी में बंद कर दिया। नहीं, मजिस्ट्रेट थे कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे? जो प्राइस मजिस्ट्रेट जो थे, वो प्राइस मजिस्ट्रेट थे। हाँ। मगर वो मामला तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का था ना पहला। बिल्कुल। उनके बारे में नहीं कुछ। मंजर साजा साहब से पूछ लेते हैं, मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं। मंजर, ये क्या मामला है? शामी साहब जो सवाल उठा रहे हैं। जी जामी साहब, मामला कुछ इस तरह है कि डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की जानिब से सरकारी क्वार्टर जो है एक स्कूल टीचर को जो अलाट किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेकंड जज का मामला वो अलग है? नहीं सर, ये सारा मामला ही एक है। अच्छा। ये तमाम कड़ियां जो हैं ये एक दूसरे से मिलती हैं। इब्तदा जहां हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी कमिश्नर ने एक क्वार्टर अलाट किया था, सरकारी क्वार्टर एक टीचर को अलाट किया गया। और जब वो टीचर जिसने क्वार्टर लिया था उसने कब्जा भी लिया, उसमें पहला बंदा वहाँ पे सरकारी मुलाजिम था, उसका सामान उठाकर बाहर फेंकवाया गया। उसके ऊपर वो जो बंदा मुतासर हुआ था, पहला मुलाजिम, उसने इस अदालत से रुजू किया था, राव अब्दुल जब्बार साहब की, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट के। अच्छी अदालत में वो एप्लीकेंट गया, उसने कहा जी मेरे से ज्यादती हुई है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को हुक्म दिया कि आप मेरे पास पेश हो, वजाहत करो। हुआ ये कि डिप्टी कमिश्नर और एसी साहब ने खुद अदालत जाने के बजाय क्लर्क को अदालत में भेज दिया। अच्छा। वो राना महबूब जब अदालत में पेश हुआ, उसने वहां पे तौहीन आमेल रमार्क्स जो हैं वो जज साहब के सामने कहे। जज साहब ने उसको तौहीन अदालत के उसमें फौरी तौर पर गिरफ्तार करवा दिया और 3 माह के लिए उसको तौहीन अदालत में जेल भिजवा दिया उसी वक्त। ठीक। इसी असना में डिप्टी कमिश्नर को जब मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने कॉल की डिप्टी कमिश्नर ने जज साहब को, और जज साहब ने उनकी वो कॉल और वो मामला जो है वो बाकायदा अपने फैसले में कोट किए। डिप्टी कमिश्नर ने जब उनको भी नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत का। जी बिल्कुल। जब डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने कहा कि ठीक है आपने मुझे कॉल की है, आप 26 तारीख को मेरी अदालत में एसी साहब के साथ पेश हो, दोनों आए। ठीक। ये दोनों फिर अदालत में पेश हुए। उस वक्त वो वकला जो थे वो बार के जो सदर हैं जिनके ऊपर FIR हुई है और उनके साथियों पर, वो भी DC साहब के साथ अदालत में पेश हुए। जब अदालत में वो पेश हुए तो वहां पे वही तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई कि इस अदालत का मजाक उड़ाया गया, तौहीन की गई है।
ठीक, जिसके ऊपर जज साहब ने उनको हुक्म दिया कि मैं आपको 3-3 माह के लिए हथकड़ियां लगाकर जेल भेजता हूँ। उनको सजा दे दी, उनको दोनों को सजा दे दी, डिप्टी कमिश्नर को और असिस्टेंट कमिश्नर को, कि आप डीसी और एसी जो हैं इनको गुजरात जेल मुंतकिल कर दिया जाए, और बाकायदा डीपीओ को बुलाकर कहा कि ये तुम्हारी कस्टडी में है। उसके बाद मामला कुछ इस तरह हुआ, वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, मगर वो फिर लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट हंगामा क्या हुआ? वकीलों ने तोड़फोड़ क्यों की? जी वो ये हुआ कि वकीलों को जज ने नोटिस जारी किया था शोकाज का, तौहीन अदालत का, कि आपने डीसी साहब के साथ मेरी अदालत में आके तौहीन की है। ठीक, अब वकला जो थे उस पे वो सीख हो गए, और वो एक ग्रुप की सूरत में वो जब जज साहब के कमरे में गए और उन्होंने वहां पे वो जो कुछ हुआ उसकी एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है। उन वकीलों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जज साहब ने ये हुआ कि जो सेशन जज है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को, मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें थोड़ी सी देर हुई, ताखीर हुई। उसके ऊपर फिर ये हुआ कि आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और उन्होंने डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साजिद फोखर को तब्दील कर दिया, और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफात जो हैं उसके तहत मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया गया सिविल लाइन थाने में। उसमें सदर बार, सेक्रेटरी बार और उसमें चंद एक वकला जो हैं वो उसमें शामिल हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो लोग मफरूर हैं, भागे हुए हैं। जो पंजाब बार कौंसिल है उसने भी उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी है। इस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल है कि उनके जो कमरे हैं वो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बार काउंसिल ने इसका नोटिस लिया है। हमारे भून साहब जो हैं प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी नोटिस ले, लाहौर हाई कोर्ट बार के भी नोटिस ले। ये वकील जो हैं ये ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, ये मजदूर हैं। ऐसी किसी भी सूरत हाल के बाद 2-4 हफ्तों के बाद सुलह सफाई हो जाती है। ये सनती कारकुन है, एक वफ्द जाता है जज साहबान से मिलता है जाके और फिर सुलह हो जाती है। इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनका दुम्बा बनाना चाहिए। सर आप किसी अच्छा, बात ये है कि ये जो कंटोनमेंट का मसला है वो क्योंकि जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से लाइन ड्रॉप हो गई हमारी, हम कल डिस्कस करेंगे इसको, ये बड़ा अहम मसला है। मैं आज एक अपील करना चाहता हूं, हमारे जो मैसूर पाकिस्तानी हैं बांग्लादेश में, ढाका में, उनके ये हारून रशीद साहब जो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तंजीम के, और जो उस तंजीम के बानी थे नसीम खान मरहूम, उनके बेटे हैं, उनके भाई मोहम्मद मासूम, ये बीमार है, ओपन हार्ट सर्जरी होनी है वहीं ढाका में, और उसके अखराजात उनके पास नहीं है। उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है, वजीर आला पंजाब को ख़त लिखा है कि आप हाई कमीशन से कहें कि उनका खर्च उठाएं। तो हमारी दरख्वास्त है वो इसे वजीर आज़म इसका हुक्म दें हाई कमीशन को, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मौजूद हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खास तौर पर एहतशाम निज़ामी साहब जो शिकागो में होते हैं, हमने उनका नंबर ऑन एयर कर दिया, उनका नंबर हमने ऑन एयर कर दिया है। हारून रशीद साहब से राब्ता करें। अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस मामले में पेशकदमी नहीं करती तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके ताउन करें, उनको वहां से वसाइल फराम करें ताकि इनका ऑपरेशन हो सके, बिल्कुल, और इनकी जिंदगी को खतरा जो लाहक है उसका सद्देबाब हो सके। ठीक, एक और नुक्ता रह गया था सर। एक नुक्ता जो है वो तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी में मौलाना जफर अली खान डे मनाया गया, जो जफर अली खान चेयर के और जफर अली खान ट्रस्ट के ज़ेरे हमारे डॉक्टर नियाज साहब जो वाइस चांसलर उन्होंने प्रिजाइड किया, और मेहमान खसूसी थे हसान खावर साहब। और ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है एशियाई उसमें भी और दुनिया में भी जी बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है। डॉक्टर नियाज साहब के दौरे 16% तरक्की हुई है, 801 नंबर पे आ गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी खबर है। तो अब ये जो स्कूल बना दी ना, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इसमें पहली दफा पाकिस्तान पूरे में डिजिटल मीडिया का डिपार्टमेंट भी कायम हुआ, जिसमें डॉक्टर सवेरा जिसको हेड कर रही। तो अब इसके लिए हसान खावर साहब ने ये वादा किया है कि पंजाब हुकूमत, जमीन तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, तो जो इमारत है उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पंजाब हुकूमत ताउन करेगी, बिल्कुल करेगी, और ये तामीर हो जाएगा। फिर मौलाना जफर अली खान जिक्र हुआ, IMF का जिक्र हुआ, मईशत का जिक्र हुआ,
और फिर वही वक्त शेर खत्म उनका हो याद गया। आया, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, वो खौफो जिल्लत के हलवे से बेहतर। अपने खर्चे कम करो, खर्चे एक ब्रेक कम ना करो, खर्चे कम करो। इसीलिए मुझे ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।